तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर जिनवू अपने घर में आराम से सो रहा होता है। पूरा दिन आराम फरमाने के बाद बहुत गहरी नींद में होता है। तभी अचानक उसकी बहन जिना का फोन आता है जो उसे याद दिलाती है कि आज उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। ये सुनते ही जिनवू फौरन तैयार होकर स्कूल पहुंचता है। जैसे ही वो स्कूल में दाखिल होता है उसकी बहन उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिनवू पहले से काफी बदल चुका था। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई थी। उसके मसल्स आ चुके थे और वह अब बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोलो लेवलिंग के सीजन फर्स्ट का रिकैप दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जिनवू उस डंजन के अंदर चले जाता है और उसको वहां एक नया सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से वह अपने आप को लेवल अप करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। हालांकि वह लोगों के लिए एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन हकीकत में जितनी ज्यादा वह मेहनत करेगा उतना ज्यादा उसका लेवल अप होता जाएगा। यानी कि अब जिनवू अपने आप को लेवल अप करके बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता है। यहाँ तक कि इस रैंक के हंटर से भी ज्यादा ताकतवर जिनवू बन सकता है। और फिर इसी तरीके से जिनवू अपने आप को लेवल अप करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डंजों में जाता है जहां पर जिनवू काफी सारे मॉन्स्टर्स को किल करता है। और इसी तरीके से जिनवू काफी तेजी से लेवल अप कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हमें जिना के स्कूल में जिनवू को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सभी लड़कियों की नजरें सिर्फ जिनवू पर थी जो उसकी हैंडसम लुक्स की तारीफ कर रही थी। इस पर उसकी बहन मजाक में कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए, लेकिन जिनवू उसकी बात को टाल देता है। इसके बाद जिनवू अपनी बहन के टीचर से मिलता है जो उसकी बहन की खूब तारीफ करती है। वह बताती है कि जिन्हा एक बेहतरीन स्टूडेंट है और अगले साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह बाकी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है और मॉक एग्जाम्स में उसके नंबर भी शानदार आते हैं। इसी बातचीत के दौरान टीचर जिनवू से पूछती है कि अगर उसकी बहन की अवेकनिंग हो जाए तो क्या वह उसे एक हंटर बनने देगा। इस पर जिनवू तुरंत इनकार कर देता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी बहन इस खतरनाक पेशे में जाए। टीचर फिर उसे एक दूसरी लड़की का उदाहरण देती है जिसकी स्थिति भी ऐसी ही है और वो जिनवू से अनुरोध करती है कि वह उस लड़की को समझाने में मेरी मदद करे। जिनवू इस बात के लिए हाँ कर देता है। जब जिनवू अपनी बहन की एक दोस्त से मिलने जाता है तब वह लड़की जिनवू को देखकर तुरंत पहचान जाती है और कहती है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। जिनवू उसे अपनी बहन की एक फोटो दिखाकर बताता है कि वह जिना का भाई है। इसी बातचीत के दौरान वो लड़की बताती है कि वह अब स्कूल नहीं लौटेगी क्योंकि वह हंटर बनने का निर्णय ले चुकी है। जिनवू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ई रैंक हंटर के रूप में उसके लिए यह रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि लड़की उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह अपने निर्णय पर अड़ी रहेगी है। यह सुनकर जिनवू उसे चौंकाते हुए कहता है कि वह उसे मना करने के लिए नहीं आया है बल्कि उसकी सहायता करने के लिए आया है। ये बात उस लड़की को हैरान कर देती है। इसके बाद कहानी एयरपोर्ट पर शिफ्ट होती है जहां हंटर एसोसिएशन के एक सदस्य मिस्टर जिनचुल जो एक ए रैंक हंटर है वो वांग डोंग सू को एयरपोर्ट लेने आता है। डोंग सू जिनचुल को देखकर थोड़ा चकित होता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि हंटर एसोसिएशन का एक उच्च अधिकारी उसे लेने आएगा। लेकिन डोंग सू का मूड गुस्से से भरा हुआ है। वह उस घटना का जिक्र करता है जो एक डबल डंजन में हुई थी जहां दो हंटर्स जिनमें एक ई रैंक और एक डी रैंक हंटर शामिल थे उसकी योजनाओं के रास्ते में आए थे। डोंग सू चेतावनी देते हुए कहता है कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा और कोई भी उसे रोकने की कोशिश न करे। जिनचुल उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें रोकने की कोशिश कोई नहीं करेगा। इसके बाद कहानी हंटर एसोसिएशन के ऑफिस की ओर बढ़ती है जहां मिस्टर गूब और मिस्टर चोई एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर स्थिति पर पहले ही नजर रखी जाए ताकि कोई गलती न हो। इस बीच सीन एक गेट की ओर बदलता है जहां जिनवू अपनी बहन की दोस्त के साथ पहुंचता है। जब वे एक सी रैंक के गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां दो हंटर्स मौजूद होते हैं और वे जिनवू को पहचानते हुए हैं बोलते हैं कि उन्होंने जिनवू को काफी लंबे समय से नहीं देखा था। तभी वे जीना की दोस्त को पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि वह वहाँ क्या कर रही है। जिनवू हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि वह उसके साथ है। उसी समय वे हंटर्स बताते हैं कि अभी अभी एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है और गेट के अंदर एक टीम जाने वाली है जिसमें अलग अलग रैंक्स के 10 हंटर्स शामिल हैं। तभी टीम का लीडर जो कि एक ए रैंक हंटर है सामने आता है और ई रैंक के हंटर्स के प्रति अपनी नफरत जताता है। वह जिनवू और उसकी बहन की दोस्त को देखता है और ताने मारता है कि दो दो ई रैंक हंटर्स देखकर उसका मूड खराब हो गया है। इसके बाद टीम गेट के अंदर प्रवेश करना शुरू करती है। जिनवू और उसकी बहन की दोस्त भी गेट में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे गेट के अंदर आते हैं जिनवू नोटिस करता है कि गेट अचानक से रेड गेट में बदल गया है। रेड गेट बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं और ये खबर सुनकर जिनवू तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी सिर्फ आधी बॉडी ही गेट से बाहर निकल पाती है। जिनवू बाहर खड़े लोगों से वह चिल्लाते हुए कहता है कि यह एक रेड गेट है और तुरंत हंटर एसोसिएशन को सूचना देने की मांग करता है। ये कहने के बाद वह गेट के अंदर खींच लिया जाता है। गेट के अंदर जिनवू और बाकी हंटर्स खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये जगह न केवल खतरनाक है बल्कि इससे बाहर निकल
निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। सभी हंटर्स गेट के अचानक रेड गेट में बदलने से हैरान और डरे हुए हैं। टीम का लीडर इस स्थिति को समझते हुए पुष्टि करता है कि ये वास्तव में एक रेड गेट है। इस बीच जिनवू की बहन की दोस्त जिसका नाम हैन है भी इस स्थिति से काफी घबरा जाती है। जिनवू और उसकी टीम रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं और ये स्थिति हर बीतते पल के साथ और खतरनाक होती जा रही है। हैन जो इस परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रही होती है, जिनवू से पूछती है कि आखिर रेड गेट क्या है। जिनवू उसे बताता है कि रेड गेट एक विशेष प्रकार का डंजो होता है जहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। इस गेट से बाहर निकलने के केवल 3 तरीके हैं, या तो डंजो अपने आप ब्रेक हो जाए, या टीम बॉस को हराने में सफल हो, और तीसरा तरीका जो सबसे भयावह है वह है मर जाना। रेड गेट में फंसने का मतलब है कि न तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है और न ही अंदर से बाहर जाने का कोई रास्ता होता है। जिनवू की बात खत्म होते ही अचानक उनकी टीम पर आइस एरोज का हमला हो जाता है। जिनवू फुर्ती दिखाते हुए हैन को बचा लेता है, लेकिन उनकी टीम का एक अन्य सदस्य मारा जाता है। हैन भी लगभग मरने वाली होती है, लेकिन जिनवू अपनी पावर का यूज करते हुए एरोज को अपने हाथ से रोक लेता है। ये दृश्य एक अन्य महिला हंटर देखती है जो हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि जिनवू ने इतनी तेज गति से आने वाले एरो को अपने हाथ से कैसे रोका। इसी बीच टीम को जल्द ही यह एहसास हो जाता है कि उन पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि आइस एल्फ्स है। ये आइस एल्फ्स अपने निर्दयी और हिंसक तरीके के लिए जाने जाते हैं। जिनवू स्थिति को समझते हुए बताता है कि आइस एल्फ्स कमजोर हंटर्स को पहले मारते हैं, यानी उन्होंने पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, जैसे कि ये हंटर और हैन। जिनवू ये भी कहता है कि यदि यह हमला कुछ महीने पहले हुआ होता तो वह भी मारा जाता। वह आइस एल्फ्स को व्हाइट इविल घोस्ट और आइस स्लेयर्स के नाम से संबोधित करता है, जो इनके मरने के तरीके को दर्शाता है। इस तनावपूर्ण माहौल में टीम का लीडर सभी को संबोधित करता है और कहता है कि यह जगह अब पूरी तरह से खतरनाक हो चुकी है, यहाँ कोई भी मदद उपलब्ध नहीं होगी और उन्हें अपने दम पर जीवित रहने की योजना बनानी होगी। वह टीम को 2 समूहों में विभाजित होने का सुझाव देता है और कहता है कि जो भी उसके साथ रहेगा उसे बचाने की कोशिश की जाएगी। जिनवू लीडर की योजना पर सवाल उठाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह रणनीति टीम के कमजोर सदस्यों को और अधिक खतरे में डाल सकती है। लंबे समय से तनाव में रह रहे हंटर्स अब बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक सी रैंक से नीचे का हंटर भी लीडर के साथ जाने की कोशिश करता है। लीडर क्रूरता दिखाते हुए उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि वह कमजोर लोगों को अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसी दौरान वह जिनवू और हैन की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी साथ आने से मना कर देता है। लीडर तर्क देता है कि रेड गेट के भीतर समय अलग तरीके से चलता है। गेट के अंदर का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। यह भी संभावना है कि बॉस को हराने या डंजो ब्रेक होने में महीनों लग सकते हैं। और फिर लीडर कहता है कि वह केवल मजबूत हंटर्स को अपने साथ लेकर जाएगा और कमजोर लोगों को वहीं छोड़ देगा। वह यह वादा भी करता है कि यदि वे जीवित रहे और बॉस को हराने में सफल हुए तो वापस आकर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि लीडर का यह रवैया और फैसला टीम के माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है। जिनवू जो अपनी ताकत और मानसिक क्षमता में दूसरों से कहीं आगे है, इस स्थिति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। वह जानता है कि इस खतरनाक रेड गेट से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत और रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। फिर हम देखते हैं कि एक बी रैंक की हंटर पार्क हिजिन जिनवू की टीम को ज्वाइन करने का निर्णय लेती है। उसने जिनवू की क्षमताओं को पहले ही भांप लिया था और समझ चुकी थी कि जिनवू सिर्फ एक ई रैंक हंटर नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। टीम को अलग अलग दिशाओं में बांटने के बाद किम चूज की टीम आगे बढ़ती है। इस दौरान किम पेड़ों पर निशान देखता है और समझ जाता है कि आसपास आइस बियर्स मौजूद है। वह अपनी टीम को अलर्ट करता है और सोचता है कि ई रैंक के हंटर्स इस खतरनाक टेरिटरी में नहीं बच पाएंगे। इसी बीच किम जिनवू के बारे में विचार करने लगता है। वह खुद से सवाल करता है कि उसने एक ई रैंक के हंटर को कैसे लीडर मान लिया। उसे जिनवू के अंदर एक अलग ही करिश्मा और आत्मविश्वास दिखा था जो किसी साधारण हंटर में नहीं हो सकता। तभी अचानक उनकी टीम पर 3 खतरनाक आइस बियर्स का हमला हो जाता है। किम टीम को लड़ाई के लिए तैयार रहने और अपनी जान खुद बचाने की हिदायत देता है। वह उनमें से एक आइस बियर को मार गिराता है, लेकिन बाकी 2 आइस बियर्स अब भी टीम पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर जिनवू की टीम में भी तनाव का माहौल है। पार्क हिजिन जो टीम का हिस्सा है बताती है कि यह जगह आइस बियर्स की टेरिटरी है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जिनवू उसे रोकते हुए कहता है कि आइस बियर्स उतने खतरनाक नहीं है जितने आइस एल्फ्स थे। वह टीम को निर्देश देता है कि उन्हें जंगल के और अंदर तक जाना होगा। पार्क हिजिन जिनवू के आत्मविश्वास से हैरान होती है, लेकिन उसकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उसका अनुसरण करती है। जिनवू की अगुवाई में टीम आगे बढ़ती है। वह अपनी इन्वेंट्री खोलकर गर्म स्वेटर्स निकालता है और टीम के सदस्यों को ठंड से बचाने के लिए देता है। टीम के अन्य सदस्य यह देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक हाई रैंक हंटर भी अपनी इन्वेंट्री में केवल 2-3 चीजें ही स्टोर कर सकता है, लेकिन जिनवू की
इन्वेंट्री में दर्जनों आइटम्स होते हैं। जिनवू हैन को सहारा देते हुए कहता है कि सभी को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वे उससे कोई सवाल नहीं पूछे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, टीम के सामने अचानक एक विशाल और खतरनाक आइस बियर आ जाता है। जिनवू तुरंत स्थिति को संभालता है और अपने टाइटल को बदलकर लड़ाई की तैयारी करता है। वह टीम के सदस्यों को पीछे हटने का आदेश देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और खतरे में न पड़े। इस बीच डंजो के बाहर का दृश्य भी दिखाया जाता है। बेक और हंटर एसोसिएशन के अन्य सदस्य डंजो के सील होने की वजह से अंदर प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। वे बाहर से मदद करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डंजो की स्थिति अब उनके नियंत्रण से बाहर है। बेक चिंतित होकर सोचते हैं कि अब पूरी उम्मीदें किम चुल और उनकी टीम पर टिकी है, जो कि अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित वापस ला सके। तभी डंजो के बाहर सर्विलेंस टीम के सदस्य मिस्टर बेक को बताते हैं कि अंदर दो और लोग हैं, जिनमें से एक जिनवू और जिना की दोस्त हैन है, जिसका रैंक ई है। यह सुनकर मिस्टर बेक हैरान हो जाते हैं। तभी वांग डोंग सू वहां आता है और मिस्टर बेक से पूछता है कि आखिरकार उन्होंने एक ई रैंक हंटर को अंदर जाने की अनुमति कैसे दी। लेकिन वांग डोंग सू रेड गेट की स्थिति को देखते हुए कहता है कि वहां जो भी अंदर गया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बीच मिस्टर जिनचुल अपने मन में सोचते हैं कि रेड गेट के अंदर होने की वजह से वांग डोंग सू जिनवू तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर जिनवू जीवित बाहर निकल आया तो ये वांग डोंग सू के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। अंदर जिनवू अपनी टीम के साथ आइस पियर्स के खतरे का सामना कर रहा होता है। जिनवू अपनी पावर और स्किल का प्रदर्शन करते हुए आइस पियर्स को मारता है और तेजी से लेवल अप करता है। उसकी टीम के अन्य सदस्य ये सब देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर एक ई रैंक का हंटर इतनी असाधारण ताकत कैसे दिखा सकता है। रात होने पर टीम एक कैंप लगाती है और यहाँ पर जिनवू नहीं होता और ये सारे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसने इन सारे के सारे आइस पियर्स को मार दिया। दूसरी तरफ जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स और इग्रेस को समन करता है। फिर जिनवू इग्रेस से कहता है कि यह उसके और उसके शैडो सोल्जर्स की पहली लड़ाई है। ये सुनते ही वे तुरंत आइस पियर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शैडो सोल्जर्स जो मरने के बाद भी खुद को वापस जिंदा कर सकते हैं, वे लगातार आइस पियर्स को मारते जाते हैं। हालांकि आइस पियर्स भी कड़ी टक्कर देते हैं और शैडो सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन तभी आइस पियर्स का बॉस डंजो में प्रवेश करता है। यह बॉस इतना शक्तिशाली है कि वह एक एक करके जिनवू के शैडो सोल्जर्स को खत्म करने लगता है। यह देखकर जिनवू इग्रेस से कहता है कि अब उसकी बारी है। इग्रेस अपने साथियों के साथ इस विशाल और खतरनाक आइस बियर बॉस से लड़ाई शुरू करता है। शुरू में इग्रेस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वह अपनी तलवार की ताकत का उपयोग करके बॉस को खत्म कर देता है। जिनवू इस लड़ाई को देखकर खुश होता है और इग्रेस के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि अगर इग्रेस अपनी तलवार का इस्तेमाल करे तो किसी भी दुश्मन के बचने की कोई संभावना नहीं है। इस लड़ाई में इग्रेस की जीत न केवल जिनवू की रणनीति और ताकत का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अपनी टीम और शैडो सोल्जर्स के साथ मिलकर सबसे बड़े खतरों का सामना कर सकता है। डंजो के बाहर स्थिति अब भी गंभीर है। मिस्टर बेक और अन्य लोग यह मानते हैं कि अब सब कुछ किम चुल और बाकी टीम के सदस्यों पर निर्भर है। फिर सीन बदलता है और हमें टीम के दूसरे हंटर्स को दिखाया जाता है, जहां किम और उसकी टीम आइस एल्फ्स के लगातार हमले का सामना कर रही होती है। किम जो ए रैंक का एक हंटर है और व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक भविष्य का एलाइट सदस्य बनने का सपना देख रहा था, अपने सामने अपनी टीम के सदस्यों को मरते हुए दिखता है। आइस एम्परर जो आइस स्लेयर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, न केवल खतरनाक है बल्कि उनकी क्रूरता का मजाक उड़ाते हुए हंस भी रहे होते हैं। यह दृश्य किम के लिए असहनीय हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे मान सकता हूँ। मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलाइट सदस्य बनने वाला था। किम की टीम का एक सदस्य जो अभी भी जीवित होता है घबराकर किम को पुकारता है, कैप्टन। लेकिन इससे पहले कि किम कुछ कर सके, एक और आइस एल्फ सामने आता है और उसकी जान ले लेता है। यह दृश्य और भी भयावह बन जाता है जब आइस एल्फ एक शैतानी मुस्कान के साथ किम की ओर देखता है। ये देखकर किम की हालत और भी खराब हो जाती है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है और वह घबराकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है आइस लेयर के बॉस की, जो कि दिखने में काफी खतरनाक और इविल लग रहा होता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो भाई, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का पार्ट 2 लेकर आऊं, तो फटाफट इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाओ। मतलब यार, इस वीडियो को ऐसे फैलाओ जैसे बारिश के बाद मच्छर फैलते हैं। और हाँ, पार्ट 2 मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। वीडियो को लाइक ठोक दो और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताओ। याद रखना, जितने ज्यादा कमेंट्स और सपोर्ट मिलेगा उतना ही जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और हाँ, जब तक पार्ट 2 आता है तुम मेरे पुराने एक्सप्लेन वीडियोस को देख सकते हो। मैंने और भी इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रेडी रहना, क्योंकि जो अगली कहानी है वो अब तक की सबसे जबरदस्त होने वाली है।